हैलोंग की इस खूबसूरत खाड़ी में ये क्रूज़ का मनमोहक सफ़र बिना किसी दो राय के मेरे वियतनाम की ट्रिप का सबसे अच्छा भाग था। इस खाड़ी में लगभग 1600 से ऊपर चूने के पत्थर यानी लाइमस्टोन के टापू मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। क्योंकि ये इतने असाधारण हैं, इसके लिए ये यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स और नए 7 प्राकृतिक अजूबों में भी शुमार हैं। अगर आपने इस हैलोंग बे सीरीज का पहला भाग नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक से उसे देख सकते हैं। संगसॉट गुफाओं में कुछ समय बिताने के बाद हमने जल्द ही कुछ नाश्ता किया और अगले एडवेंचर का हम इंतजार करने लगे, जो कि वाकई में काफी प्रेशियस था। क्योंकि हम कुछ वक्त बाद ही टंग सॉ पर्ल फार्म के रास्ते में थे, जिसमें गहरे समुद्र में कायाकिंग और मोतियों के फार्म का दौरा करने का विकल्प था। हैलोंग बे में कल्टीवेट किए जाने वाले मोती खारे पानी के मोती हैं। मैंने यहाँ सीखा कि ऐसे मोती सैकड़ों वर्ष तक चलते हैं और उनके विपरीत ताज़े पानी में कल्टीवेट किए जाने वाले केवल लगभग 30 साल तक शेल के बाहर अच्छे रहते हैं। मोतियों की कल्टीवेशन एक मुश्किल प्रक्रिया है और वह पानी की गहराई, पानी की गुणवत्ता और पानी का खारापन जैसे कारकों पर निर्भर करती है। पर्ल फार्म का दौरा करते समय आपको तैरते हुए राफ्ट दिखेंगे जहां मोती कल्टीवेट किए जाते हैं और प्रोसेसिंग रूम में कार्यकर्ता प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए सीप से मोती निकालते हुए आपको मिलेंगे। यहाँ से आप कायक लेकर इन चूने के पत्थर की चट्टानों को एक्सप्लोर करने भी निकल सकते हैं। और एक बार जब आप कायाकिंग से वापस आ जाते हैं तो आप कुछ पॉलिश मोती से बने ज्वेलरी की खरीदारी के लिए शोरूम में भी जा सकते हैं। यहाँ कुछ लोकल आर्ट कैनवसेस भी प्रदर्शित होते हैं जो सेल पर होने पर आप खरीद भी सकते हैं। कहते हैं दबाव से हीरा बनता है और इसी तरह झुंझलाहट से मोती बनते हैं। शायद वे इतने भी बुरे नहीं हैं। इस फ्लोटिंग फार्म के दूसरे लेवल से हमारे क्रूज पर पड़ती दिन की कुछ आखिरी रोशनी देखना और बालकनी के साइड में लटके हुए फूलों को देखकर मुझे प्रकृति में मौजूद शांति और मनोरम सुंदरता का महसूस हो रहा था। मैं यहाँ कुछ और समय बिताना चाहता था, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मुझे क्रूज पर वापस जाना पड़ा क्योंकि क्रूज को रात के हॉल्ट तक आगे सेल करना था। हैलोंग बे पर शाम एक खूबसूरत समय होती है। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि इस दौरान आपको हैलोंग बे की खूबसूरती से प्यार हो जाएगा। यह खूबसूरत येलोइश ऑरेंज धूप चट्टानी पहाड़ों से लुक्का छिपी खेलती है और धीरे धीरे लहरों पर अपना रंग बिखेरती है। वैसे ये तीसरी बार है कि आज मैं खूबसूरत यूज कर रहा हूँ।
खैर, शाम की रोशनी के साथ सभी क्रूजेस पर ये जगमगाते लाइट्स व्यूज को काफी फोटोजेनिक बना देते हैं। यहाँ के शानदार नज़ारों से गुजरते वक्त मुझे लगता है कि मुझे इस जगह के लेजेंड के बारे में भी आपसे बात करनी चाहिए, जो कम दिलचस्प नहीं है। जैसा कि यहाँ माना जाता है, जेड के राजा जो स्वर्ग पर राज करते थे, उन्होंने मदर ड्रैगन और उसके बच्चों को वियतनामियों के अंतहीन संघर्षों को दूर करने और आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ने में सहायता करने के लिए भेजा। समुद्री युद्ध के मैदान में चारों ओर बिखरे हुए ड्रैगन के मुंह से निकले पन्ने इन द्वीपों और टापुओं का रूप आज ले चुके हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए फायरी ड्रैगन से स्वादिष्ट स्प्रिंग रोल की ओर बढ़ते हैं। Chop, chop, chop. Mix, mix, mix. Roll, roll, roll. And the last one, eat. Yeah. Yes, but before eating, we have to deep fry. To deep fry spring rolls, you can use soy oil, sunflower oil, or any oil. Today, I'll show you the soy oil, the most popular oil in Vietnam. Okay, so now it's time for all of you join to the cooking class today with me. एक किंग की तरह महसूस करते हुए मैंने सर्व किए गए स्प्रिंग रोल का आनंद लिया, सूरज को समुद्र के हरे रंग में डूबते देखते हुए। शाम में यहाँ आप बियर के साथ सनडेक पर बैठ सकते हैं या कुछ किताबें पढ़ सकते हैं यदि आपकी वो पसंद है तो। इसके अलावा आप कुछ लाइव बैंड को सुनने का भी आनंद ले सकते हैं। इन्हें सुनने के बाद मेरी इच्छा थी कि मैं संगीत बजाना सीख सकूं। हालांकि मैं सभी सही नोट्स बजा सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही ऑर्डर में हो। खैर, और इस समय तक सितारे शर्माते हुए इस काली रात में दिखना शुरू हो गए थे और वक्त भी हो चला था डिनर का। मैंने यहाँ वेजिटेरियन खाना लिया था। आप भी यदि आपकी कुछ विशिष्ट प्राथमिकताएं हैं तो आप बुकिंग के समय क्रूज ऑपरेटर को सूचित कर सकते हैं और क्रू से पुष्टि कर सकते हैं बोर्डिंग के वक्त, ताकि वे आपको वही चीजें सर्व करें जो आपने रिक्वेस्ट की हों। उसके साथ दिन खत्म हो रहा था और समुद्र का पानी मानो धीमे धीमे शिप को झूला झुला रहा था, जिससे मुझे जल्द ही नींद लग गई। यह निराली सुबह और खाड़ी का शांत परिवेश कुछ टाइची का अभ्यास करने के लिए एकदम सही सेटिंग थी। टाइची एक आत्मरक्षा के सबसे प्राचीन रूपों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति हजारों साल पहले चीन में हुई थी और इसे ध्यानपूर्वक चाल के रूप में विकसित किया गया है, जो आंतरिक शांति और रिलैक्सेशन को बढ़ावा देती है। टाइची के दौरान सांस लेना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करती है, और यहाँ की हवा में सांस लेना तो अपने आप में ही सेल्फ हीलिंग था। और अगले एक्टिविटी को कैसे भूल सकता हूँ, जो कि इस टी टॉप आइलैंड के ऊपर तक हाइकिंग की थी। ठीक है, टी टॉप और टाई चिंग से पहले हम चाय टिंग पर चलते हैं, उसके बाद ही हम आगे हाइक पर बढ़ेंगे। इस टापू का नाम रूसी अंतरिक्ष यात्री मिस्टर टीटॉप के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने प्रेसिडेंट हो ची मिन के साथ 1962 में द्वीप का दौरा किया था।
हाइकिंग करते वक्त आपको कुछ बेहतरीन दृश्य दिखाई देंगे, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद आपको एक अकम्पलिशमेंट महसूस होगी। और क्यों ना हो जब ऊपर से 360 व्यूज इतनी कमाल के हैं और सांस लेने का मौका भी आखिर मिल रहा हो तो। इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि नीचे जाना आसान था, क्योंकि समुद्र तट के बगल में एक बार था जहां आप कुछ पीने के लिए रुक सकते हैं या स्विमिंग के लिए गियर किराए पर भी ले सकते हैं। डेक चेयर्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन शायद उनको उपयोग करने के लिए आपको कुछ खाने का सामान खरीदना पड़ेगा। कुछ वक्त यहाँ बिताने के बाद हम वापस क्रूज की ओर चल दिए। हालों की खाड़ी में कुछ खूबसूरत यादें बटोरने के बाद हम तट पर लौटे। वहां लौटने पर आप हनोई वापस जाने से पहले कुछ स्पा सेशन और लंच भी कर सकते हैं। लोग कह सकते हैं कि आप हालोंग बे किए बिना वियतनाम नहीं कर सकते। वैसे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहें आपको पहले तो अवाक कर देती हैं और फिर आपको कहानियां सुनाने पर मजबूर भी कर देती हैं। इसी बात पर मैं इस ट्रैवलॉग से विदा लेता हूँ।